आपने अकबर के नवरत्नों के बारे में तो सुना होगा, पर क्या आपने कभी विक्रमादित्य के नवरत्नों के बारे में सुना है? कौन है विक्रमादित्य? इतिहास में इनका क्या महत्व है? सर, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो विक्रमादित्य है ये कौन है? विक्रमादित्य सर गुप्त साम्राज्य के एक प्रसिद्ध शासक हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय। उनकी एक उपाधि है, इसी उपाधि के कारण ये ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। इनकी अन्य उपाधि जैसे कि विक्रमांक भी है, परम भागवत भी है, उज्जैन पुरवराधीश्वर भी है। तो ये सब उपाधियों के साथ साथ अन्य नामों में इनके देवदत्त, आपका देवगुप्त और देवश्री नाम भी फेमस है। तो मतलब ये बहुत बड़े शासक रहे होंगे सर, तभी ये इतने सारे इनको नाम मिले हैं। जी सर। अब मुझे ये भी जानना है सर कि ये प्रसिद्ध क्यों थे, क्योंकि आपने इतने सारे नाम दिए तो इनके प्रसिद्धि के कुछ तो कारण रहे होंगे। जी सर, इनके प्रसिद्धि के 2 से 3 कारण हम जान सकते हैं। पहला प्रसिद्धि है, इनका साम्राज्य बहुत विस्तृत था। विस्तृत का अगर बात करें, अभी का अगर बात करते तो गुजरात से लेकर बंगाल तक का, और बात करें तो हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक का जो विस्तार इनका साम्राज्य का था। साथ ही साथ अगर अब अफगानिस्तान वाले आपके क्षेत्र में भी बात करते तो अफगानिस्तान के बल्ख क्षेत्र में भी तक का इनका विस्तार माना जाता है। बल्ख क्षेत्र का? जी सर। मतलब ये मान के चलिए कि चारों ही दिशाओं में इनका विस्तार था। जी। अच्छा सर, यहीं पे मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि ये जो हमारे विक्रमादित्य जी हैं, इन्होंने कुछ निर्माण कार्य या स्थापत्य कला में भी इनका कुछ योगदान रहा है क्या? जी, स्थापत्य कला में तो योगदान रहा है सर। जैसे कि महरौली स्तंभ लेख का बात करते हैं, जो कि अभी फेमस है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि वो जंग रहित आपका वो स्तंभ बना हुआ है। और उसके साथ साथ इन्हीं के शासनकाल में ही उज्जैन का जो महाकालेश्वर मंदिर है वो उसका निर्माण किया गया था। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से संबंधित है? हाँ, इन्हीं के शासनकाल में इनका निर्माण हुआ था। ये जानकारी मुझे नहीं थी पता थी सर, और ये भी नहीं पता था कि महरौली जो स्तंभ है वो कोरोजन फ्री है करके। जी जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी बताई जी। अब सर, मैं जिस हिसाब से हमने प्रारंभ में ही चर्चा की थी विषय के बारे में कि हमें विक्रमादित्य जी के नवरत्नों के बारे में चर्चा करनी है, बस सर वही बता दीजिए कि ये नवरत्न कौन कौन थे और किन्हें नवरत्न कहा जाता था? जी, नवरत्न के लिए सर जैसे अगर बात करेंगे तो नवरत्न बहुत जल्दी याद नहीं होते हैं। तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। अच्छा सर, बताइए ना। जी, उसका एक ट्रिक है सर कि काला धन अमर घाट पर वैसे ही। काला धन अमर घाट पर वैसे ही। तो काला से हो गया कालिदास। जी सर। धन से हो गया आपका धनवंतरी। काला धन अमर से हो गया अमर सिंह। अमर सिंह। घाट पर से हो गया घटकर पर। घटकर। और वैसे ही को आपको याद करना है इंग्लिश में, VSC। VSC। हाँ, जी सर। वी से 3 व्यक्तियों का नाम, 3 विद्वानों का नाम आएगा। अच्छा। पहले वी का बात करेंगे तो वराहमिहिर का नाम आएगा। वराहमिहिर। जी। फिर वररुचि का नाम आएगा। वररुचि। जी। और उसके बाद वेताल भट्ट का नाम आएगा। वेताल भट्ट। जी। जी सर। फिर वी के बाद एस को याद रखना है। एस से आ जाएगा शंकु का नाम। शंकु। जी। जी। सी से आ जाएगा आपका सर शपणक आ जाएंगे। शपणक ना? जी जी। ये नवरत्न पूरे हो गए। ऐसा है। तो ये नवरत्न का जो ट्रिक है वो स्टूडेंट जो है वो याद कर सकते हैं। सर एक बार फिर से वो बताइए, बहुत अच्छा लग रहा था वो लाइन, बताइए ना क्या है ट्रिक? ट्रिक है सर आपका काला धन। काला धन। काला धन अमर घाट पर। काला धन अमर घाट पर वैसे ही। वैसे ही। तो वैसे ही में 3 को याद करना है। VSC। VSC। जैसे PSC है, वैसे VSC। वाह सर, क्या क्या राइम जोड़ा आपने। जी सर, इनमें से मेरा सबसे पहला, आपने नवरत्नों की बात की, इन नवरत्नों में मैं पहले नवरत्न की चर्चा करना चाहता हूँ। सर, कालिदास के विषय में कोई जानकारी? जी सर, कालिदास नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध नवरत्न थे। और नवरत्नों की संज्ञा या रत्नों की संज्ञा हम प्राचीन काल में विद्वानों को देते थे, इसी कारण नवरत्न कहा जाता है। कालिदास एक महान कवि हुए, इनको महाकवि भी बोला जाता है।
जिनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सारे नाटक इन्होंने लिखे हैं जो जिन्होंने प्रसिद्धि अभी तक पाई है। जैसे नाटकों में अगर बात करेंगे तो अभिज्ञान शाकुंतलम ये इनका प्रसिद्ध नाटक है। इसके अलावा इनकी जो रचनाएं हैं रघुवंशम है, मेघदूतम है और कुमार संभवम है, ऐसी रचना। जी सर, इन्हीं सारी विशेषताओं के कारण मैं बस आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूँ, क्या इन्हें शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? जी सर, भारत का शेक्सपियर भी इनको कहा जाता है। अच्छा जी सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, जो आपने धन्वंतरी जी के बारे में चर्चा की, उसके बारे में कुछ संक्षिप्त में बता पाएंगे क्या आप? जी सर, धन्वंतरी जी जो थे उनका संबंध होता है आयुर्वेद से भी था और शल्य चिकित्सा से भी था। शल्य चिकित्सा। जी जी, और इन्हें विष्णु के अवतार भी कहा जाता है या आयुर्वेद के ज्ञाता भी इनको हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है। अच्छा, तो हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन्हें आयुर्वेद से संबंधित देव जी। और विष्णु का अवतार माना जाता है। जी। और आपने ये भी कहा कि ये शैल्य चिकित्सा से भी जुड़े हुए जी हैं। जी सर, इसी प्रकार से एक तीसरे व्यक्ति की चर्चा आपने की थी जब हम लोग वीडियो शुरू कर रहे थे, उसके पहले ही आपने चर्चा की थी अमर सिंह के बारे में। जी जी। तो इसके बारे में सर अगर आप... अमर सिंह जो थे ऐसे विद्वान थे जो भाषाविद थे, भाषा का बहुत बड़ा ज्ञान था और सबसे बड़ा योगदान इनको संस्कृत को समझने के लिए, संस्कृत के अध्ययन जो भी युवा उसमें करते थे, तो उनके अध्ययन के लिए इन्होंने अपनी एक रचना की अमरकोश। अमरकोश। हाँ, उस अमरकोश में इन्होंने ये बताया कि संस्कृत को कैसा समझा जाए। अगर कोई संस्कृत को जानना चाहता है तो वो अमरकोश जो बुक है या पुस्तक है वो उनके लिए ज्ञान का सागर हो सकती है। अच्छा, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो अमरकोश जो है वो संस्कृत के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है जो आपके अमर सिंह से जुड़ा हुआ। जी, और इसको सर ये जो है संस्कृत के व्याकरणों को समझना है, शब्दकोशों को समझना है। जी, तो इसमें पर्यायवाची से के आधार पे बताया गया है, वर्ग विभाजन कर दिया गया है पर्यायवाची के आधार पे कि संस्कृत को कैसे कोई व्यक्ति सीख सकता है। अच्छा जी सर, मेरा अगला प्रश्न जो है वो घटकरपर जी के विषय में है। जी। ये घटकरपर जी का क्या, घटकरपर ही है ना सर? जी जी जी, घटकरपर। तो ये घटकरपर जी का क्या योगदान रहा है? सर, घटकरपर जो विद्वान थे वो भी नवरत्नों में से एक है जी। और जब भी किसी काव्य की बात होती है, काव्य में चमत्कार अगर उत्पन्न करना है तो हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। अच्छा। इन्होंने एक काव्य की रचना की जिसका नाम घटकरपर काव्यम है। उसमें इन्होंने यमक अलंकार का बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयोग किया है। अच्छा, जैसे वो कनक कनक पे सौगुनी मादक का यही यमक अलंकार है ना सर? जी, यमक अलंकार वही है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि आपने वराह मिहिर के बारे में चर्चा कर रहे थे जब अपन वीडियो शूट कर रहे थे उसके पहले। ये सर, ये वराह मिहिर कौन है सर? वराह मिहिर भी विद्वान नवरत्न में से एक आपके विद्वान है, रत्न है बोला जा सकता है जी। इनके जो विशेषज्ञता थी वो खगोल क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में और ज्योतिष क्षेत्र, तीनों क्षेत्र में थी। अच्छा। खगोल में बोलेंगे तो नक्षत्रों का ज्ञान बोल सकते हैं, ग्रहों का ज्ञान से संबंधित बात करेंगे। जी। और इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो आपकी बृहद संहिता है और पंच सिद्धांतिका है। पंच सिद्धांत जी सर, इसी में मैं आपको, जब आपने बी की बात की थी तो एक बी में आपने वररुचि के बारे में, एक बी में आपने बेताल भट्ट के बारे में बात की थी। तो सर, मैं वररुचि के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। जी, वररुचि भी एक विद्वान थे और वररुचि का संबंध जो होता है वो प्राकृत भाषा से माना जाता है। प्राकृत भाषा जी, से। इन्होंने प्राकृत भाषा से के संबंध में इन्होंने आपका प्राकृत प्रकाश करके रचना की, जिसे प्राकृत भाषा का पहला ग्रंथ माना जाता है। प्राकृत भाषा का पहला ग्रंथ माना जाता है। बताया सर आपने? प्राकृत प्रकाश। प्राकृत प्रकाश, वररुचि जी। वररुचि जी। अच्छा, ये तो सर मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। अगला सवाल सर, मैं आपका बेताल भट्ट के बारे में लेना चाहता हूँ। ये बेताल भट्ट कौन थे? जी, ये बेताल भट्ट सर, इनका संबंध जो था नीति शास्त्र से माना जा सकता है, कूटनीति से माना जा सकता है कि राजनीतिक परंपरा को मानते हुए या राजनीतिक परंपरा के अनुसार अगर राजा को क्या क्या चीजें करनी चाहिए जी। उसके संबंध में ये कूटनीतिज्ञ थे और ये नीतियां बनाने के काम करते थे। और इनके संबंध में एक वेताल पंचविंशति एक पुस्तक है जिसमें वेताल और विक्रम की 25 कहानियों के बारे में बताया गया है। सर, ये वही है क्या जो पीठ पे लटका हुआ दिखता है? जी, अपन सामान्य भाषा में बेताल 25 के बारे में जानते हैं। वही है सर। मैंने ना इसे हिंदी में कहीं पे नीति से जुड़ा हुआ शास्त्र के बारे में, क्योंकि आप कूटनीति कह रहे हैं, मतलब नीति शास्त्र से जुड़ा हुआ है कि एक राजा को क्या क्या करना चाहिए। मुझे नहीं पता था सर कि इसे ये बोलते हैं करके। जी। सर, मैं अगले जो
आपके विद्वान हैं, अगले विद्वान के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। सर, जैसे अगले विद्वान की हमको बात करनी थी, तो जो नए विद्वान हैं उनमें मैं शंकु जी के विषय में जानना चाहता हूँ। जी, शंकु जी भी आपके विद्वान नवरत्नों में शामिल थे। और शंकु जी का जो संबंधित विषय था, अगर बोला जाए तो वो वास्तु कला से संबंधित था। ये प्रसिद्ध वास्तुकार थे और उस समय जो प्रसिद्धि उज्जैन ने पाया था इनके काल में, आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, वो इन्हीं के वास्तुकला का उदाहरण है। इन्होंने कई मंदिरें, भवन निर्माण से संबंधित ज्ञान जो लोगों को बांटा, उसके लिए इन्होंने एक पुस्तक लिखी, शिल्प शास्त्र, जिसमें घर निर्माण से संबंधित नगर नियोजन के बारे में बताया गया है। घर निर्माण और नगर नियोजन से संबंधित किताब का नाम शिल्प शास्त्र है। सर, मैं अब, चूंकि वीडियो हमारा अंत की ओर आने को है, हमारे जो अंतिम विद्वान हैं जी, अंतिम नवरत्न जो शपणक हैं, शपणक सही कह रहा हूँ ना सर? हाँ, शपणक। तो ये शपणक के बारे में आप कुछ बताइए सर। सर, जो शपणक थे वो भी नवरत्नों में से एक रत्न थे। इनका जो विषय था वो ज्योतिष शास्त्र था और ये फलित ज्योतिष से संबंधित विद्वान थे। इनका मुख्य योगदान ये था सर कि जब राजा विक्रमादित्य कहीं भी जैसे युद्ध करने जा रहे हैं या फिर आपका किसी आपके समारोह में जा रहे हैं या समारोह करवा रहे हैं, तो उनका जब शुभ मुहूर्त निकलवाने का रहता था तो राजा विक्रमादित्य शपणक के पास जाते थे। कभी कभी मैं देखता हूँ सर, चौघड़िया की बात की जाती है, शुभ अशुभ, राहु काल, केतु काल, यम घंटा काल, इस टाइप के कुछ काल होते हैं। जी, शायद उसी को आप बात कर रहे हैं। जी जी, ये जो शुभ मुहूर्त का बात होता है, जैसे हम भी आज के डेट पे देखा जाए तो हम कोई भी समारोह करवाने के लिए शुभ मुहूर्त ढूंढते हैं, तो ये शुभ मुहूर्त बताने का काम शपणक करते थे। अब ये शायद मैं एक तरीके का, हो सकता है मेरी हाइपोथेसिस हो, शायद इसीलिए मुझे लगता है कि विक्रमादित्य इतने सक्सेसफुल रहे होंगे। जी, हो सकता है, कारण ये भी हो सकता है सर। हाँ। लेकिन कारण जो शुरुआत में हमने चर्चा भी किया था कि एक तो राजा के प्रसिद्धि पाने का 3 से 4 कारण हो सकते हैं, जैसे वैवाहिक नीति भी हो सकती है या साम्राज्य का विस्तार, शक्तिशाली सेना, और जैसा आपने अभी बताया वो भी एक कारण हो सकता है। आज राहुल सर ने हमारा बहुत सारा ज्ञानवर्धन किया विक्रमादित्य के बारे में, उनका मूल नाम क्या था, नवरत्नों के बारे में, नवरत्नों से जुड़ा सर ने एक ट्रिक भी बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और नवरत्नों के विषय में संक्षिप्त में भी हमें जानकारी प्रोवाइड की। इसी तरीके की अगर किसी विशेष विषय के बारे में, इतिहास के विषय के बारे में, पॉलिटी से जुड़ा अगर आप कुछ चाहते हैं या लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा कोई विषय आप चाहते हैं जो हमारे चर्चा का विषय हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जुड़े रहिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, क्योंकि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डेली और मंथली करंट अफेयर डालते रहते हैं तथा नौकरी रोजगार से रिलेटेड भी जानकारी वहाँ प्रोवाइड की जाती है, तो सब्सक्राइब करिएगा उसको। साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम में भी जुड़े, क्योंकि हम वहाँ पर ट्रिक्स और टिप्स के माध्यम से आप लोगों का ज्ञानवर्धन करते रहते हैं। आप सभी का जो समय है वो अच्छा बीते, आपके भविष्य जो है उज्जवल हो, इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद।